वर्ष 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव की तैयारी के लिए भाजपा और कांग्रेस ने कमर कस ली है। एक तरफ गहलोत सरकार जयपुर में 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित करने जा रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा माउंट आबू की वादियों में सत्ता वापसी के लिए प्रशिक्षण शिविर के नाम पर चुनाव में सत्ता वापसी पर मंथन कर रही है। जयपुर में 21 और 22 जुलाई को होने वाले इस चिंतन शिविर में सरकार के कामकाज की समीक्षा होगी। खुद मुख्यमंत्री गहलोत मंत्रियों के विभागों में जुड़े हुए कामों का रिव्यू करेंगे। इस रिव्यू में परखा जाएगा कि कौन कितना काम कर रहा है, कितना नहीं, कौन सी स्कीम धरातल पर उतरी और कौन सी नहीं। माना जा रहा है कि इस रिव्यू के बाद मुख्यमंत्री गहलोत परफॉर्मेंस को लेकर कई बड़े फैसले ले सकते हैं, ताकि सरकार की गुड गवर्नेंस का फायदा चुनाव में मिल सके। सरकार ने जो काम किया है उसका रिव्यू होना जरूरी है। मुख्यमंत्री जी लगातार हर महीने लगभग सभी डिपार्टमेंटों की मीटिंग भी लेते हैं और इसमें हर विभाग ने पिछले 3.5 साल में क्या काम किया है, बजट घोषणाओं की कितनी उसके अंदर पूर्ति हुई है और क्या क्या पेंडेंसी है, उनको आने वाले समय में कैसे हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे, ये सारी चीज़ें उसके अंदर रहेगी। तो निश्चित तौर पर रिव्यू होना चाहिए, अच्छी चीज़ है, इससे राजस्थान की जनता को फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ भाजपा माउंट आबू की वादियों में प्रशिक्षण शिविर के मार्फत सत्ता वापसी का रास्ता खोज रही है। शिविर में रखे गए अलग अलग सत्रों में बूथ स्तर के माइक्रो मैनेजमेंट से लेकर सत्ता विरोधी लहर से जुड़े बिंदुओं पर मंथन चल रहा है। शिविर में राष्ट्रीय संगठक वी सतीश की अगुवाई और प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया की अध्यक्षता में प्रदेश भर से जुटे 250 से ज्यादा प्रमुख नेताओं को राष्ट्रवाद, पार्टी की विचारधारा और मोदी सरकार की उपलब्धियां घर घर पहुंचाने के लिए टिप्स दिए जा रहे हैं, ताकि इसका चुनाव में फायदा मिल सके। प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है, इसमें हमारी जो विचारधारा है वो भी पुष्ट होती है और कुछ सरकार में रहते हुए जो नए डेवलपमेंट होते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, वो कार्यकर्ताओं तक सीधे पहुंच जाते हैं और ऑथेंटिक पहुंच जाते हैं। इसलिए प्रशिक्षण का महत्व है हमारी इस कार्य पद्धति। हम कार्यकर्ताओं को लगातार पुष्ट करते रहते हैं, हमारी हर योजनाओं के बारे में बता रहते हैं, इसलिए ट्रेनिंग हमारे कार्य पद्धति का हिस्सा है। बहरहाल वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस सरकार रिपीट होगी या फिर भाजपा सत्ता पर काबिज होगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों ही प्रमुख दल तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में विधानसभा का चुनाव 2023 में है, लेकिन प्रमुख दोनों पार्टियां, सत्तासीन कांग्रेस और विपक्ष में बैठी भाजपा, पूरी तरह से चुनावी मोड में दिखाई दे रही हैं। और विश्लेषकों का यह भी मानना है कि बहुत अर्ली हो रहा है जो कुछ हो रहा है। कार्यकर्ता भी बेशक कहने को तो कुछ भी कहें, लेकिन इतने तैयार नहीं है। खैर, लेकिन राजनीतिक दलों का अब अपना एक अलग पैरामीटर तय हो गया है कि हमेशा ही चुनावी मोड पे रहते हैं और रहना भी चाहिए, राजनीति का काम ही यही है। तो हम चुनाव को लेकर चर्चा इस वजह से कर रहे हैं। लोग कह रहे होंगे कि आप क्यों चुनावी मोड में आ रहे हैं। बीजेपी लगातार अपनी बैठकों के दौर, अब माउंट आबू में प्रशिक्षण शिविर रखा है 3 दिन का, जिसमें प्रमुख नेता वहां पे मौजूद हैं और उन्हें बताया जा रहा है कि 2023 में हमारी रूट लाइन क्या रहेगी, कैसे माइक्रो मैनेजमेंट को हम बनाएंगे ताकि हम सत्ता में आ सके। उधर कांग्रेस क्योंकि सत्ता में है और सरकार अपनी जिम्मेदारी के साथ में क्या रिटर्न किया पब्लिक को, उसका एहसास कराएगी अपने मंत्रियों को 21 और 22 तारीख को। इससे पहले यहाँ चिंतन शिविर, कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर, वो भी दौर उनका चलता रहा। तो हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक ओम सैनी साहब जुड़े हुए हैं, भाजपा से मुकेश पारिक जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ कांग्रेस से प्रदीप चतुर्वेदी जी जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा। पहले, आपका तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म का, लेकिन हमें भी जो 25 साल से हम देख पा रहे हैं, इतनी अर्ली स्टेज मोड की मैंने देखी नहीं। पहले ये होता था कि विपक्षी दल ये बात एहसास कराता था कि हाँ, चुनाव सामने कहीं पे हैं। 6 महीने पहले बाजरे को लेके, जमीनों को लेकर के, कोई दूसरे इश्यूज हैं, उनको लेकर के सरकार को सड़क और सदन
दोनों में अपनी लामबंदी तरीके से बताया जाता था कि सामने आपके सहज नहीं है जो कुछ होने जा रहा है। लेकिन अब तो ये पता ही नहीं लग पाता है कि चुनाव है कब और इतनी जल्दी तैयारी क्यों। जो तैयारियां हम अभी देख रहे हैं वो तो टिकटों के आसपास की देखी जाती थी, लेकिन अभी आपको लगता है कि बहुत जल्दी स्टेज पे हैं और राजनीतिक दल हैं, शायद उनको बड़ा बेसब्री से इंतजार भी है कि अब ये सहन नहीं हो सकता। नहीं योगेंद्र जी, ये जल्दी नहीं है। और जिस तरह का पूरा माहौल बना हुआ है मुल्क में पिछले करीब 20 बरस से, उसके बाद में चीजें बदल गई हैं। हम जिस जमाने की बात कर रहे थे उसमें बड़ा सेट था सब कुछ के किधर के वोट किधर जाएंगे, किधर कैसे होगा, इशू कैसे बनेगा और मुद्दे पे कैसे जाएंगे, वो सब बदल गया है। अब कई किस्म के वो सब काम करते हैं। सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, साथ साथ में जो दूसरे प्रेशर ग्रुप्स हैं वो सब बहुत काम करने लगे हैं। समाज जैसा गुथा हुआ था वैसा गुथा हुआ नहीं है। समाज अब जातियों में बिखर गया, समाज उपजातियों में बिखर गया, संप्रदायों में बिखर गया। संप्रदायों को एकजुट करके कैसे हासिल किया जा सकता है, ये नई टैक्टिक्स हैं। जातियों को कैसे, विभिन्न जातियों से विभिन्न जातियों को, सब कास्ट को कैसे, इन सारी चीजों के लिए बड़ा वक्त चाहिए, बहुत तेजी से काम करना चाहिए। और इसकी शुरुआत बहुत बेहतरीन तरीके से अमित शाह जी ने की जब वो 2014 में केंद्र में जिस तरीके से आए। उसके बाद में जो मॉडल बना है विभिन्न राज्यों में सत्ता हासिल करने के, उन मॉडल में यही है कि कैसे समाज में अलग अलग उनको जो वंचित है उनको कैसे इस्तेमाल किया जाए, उनको साथ में लाया जाए, उनके साथ में उनके चेहरे पे राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद जो भी कुछ कहिएगा वो लगा दिया जाए। बहुसंख्यकवाद की एक थ्योरी चली, अल्पसंख्यकवाद की एक अलग थ्योरी चल रही है। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक दलों के लिए अपने आप को फिट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो दो प्रमुख दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। एक का चरित्र बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि राष्ट्रवाद का जो सिलसिला जिस तरीके से वो कहते हैं, अल्पसंख्यकवाद की बात जिस तरीके से वो कहते हैं उसको हासिल करना। एक कहती है कि धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिकता के खिलाफ और प्रजातांत्रिक मूल्यों की पुनः स्थापना, ये सारी बातें आ रही हैं। लेकिन एक में अनुशासित कैडर है, दूसरे के अंदर अनुशासित कैडर नहीं है। दूसरे के अंदर तो सबसे पहले यही कहते हैं कि इन बुढ़ों को अलग हटा दो, या पीढ़ी का सिलसिला ले आते हैं। अपनी उनकी कई सारे परेशानियां हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको सबसे निपटना होगा। भारतीय जनता पार्टी को अपने मॉडल के साथ में निपटना है और कांग्रेस को अपने मॉडल के साथ में निपटना है। ऐसी स्थिति में इसमें वक्त लगेगा। अगर आप सरकार में है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने पिछले सालों में क्या किया है। अगर सरकार में नहीं है तो आपको यह बताना पड़ेगा कि इनको हटा दो कि तो हम कैसे वो करेंगे। और वो बिल्कुल वैसी बात भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि जल्दी स्टार्ट हो रहा है, ये देर से हो रहा है और तत्काल होगा और ये आपके बड़े गति से चलेगा सारा सिलसिला। हमारे देखते देखते हमें सारी बातें, अभी जो 3 दिन का शिविर चल रहा है माउंट आबू में जो चल रहा है, उसके बाद में जो राजस्थान के सत्ताधारी दल की ओर से जो 2 दिन का अपना एक शिविर चलेगा, ये सब चीजें तय करने के लिए बड़ा जरूरी है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी उसके ठीक मुकाबले में कांग्रेस को अपना गढ़ बनाना पड़ेगा। तो एक लोगों के बीच में जाने की एक जरूरत होगी, वो कैसे हासिल किया जाए, लोगों को कैसे, क्योंकि आरोप है कि साहब बहुसंख्यकवाद में सब चले गए, आपके पास में क्या रह गया। तो ऐसे कैसे ये कहेंगे अल्पसंख्यक ही रह गए या और भी। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनको की चर्चा किए बगैर बात बनेगी नहीं। तो इसलिए जल्दी नहीं है, ये ठीक टाइम पे कर रहे हैं, वरना तो मौका नहीं मिलेगा। प्रदीप जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं जी। बीजेपी का अपना एजेंडा है। बीजेपी का कहना है कि हम तो हमारे काम में लगे हुए हैं और अभी से नहीं, हमारे तो काफी लंबे समय से और समय समय पर हमारे प्रशिक्षण शिविर चले। हम बूथ मैनेजमेंट को सबसे प्रबल तरीके से मजबूत बनाना चाहेंगे, वो हमारी प्राथमिकता है, जिसे एक तरह से हम कह सकते हैं कि माइक्रो मैनेजमेंट। और उसी को लेकर के लगातार इनकी कवायद भी चल रही है। आपके यहाँ पे भी सत्ता में आप लोग हैं, 2 दिन का शिविर लगा रहे हैं। उससे पहले भी प्रशिक्षण शिविर यहाँ के एक 5 सितारा होटल में हुआ आप लोगों का 2 दिन का। लेकिन अभी ओम सैनी साहब से जो मेरा सवाल था, आपसे भी मेरा सवाल होगा, क्या इसे चुनावी मोड पे रखें हम कि हाँ पार्टियां अब चुनावी मोड पे हैं और ज्यादा लंबा वक्त बचा नहीं है? योगेंद्र जी, ओम सैनी की मैं कुछ बात तक सहमत हूं, क्योंकि देश की जो वर्तमान हालात हैं और जिस तरह का राजनीतिक वातावरण है उसमें भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति का प्रयोग कर रही है वो परंपरागत राजनीति नहीं है। और जैसी हमने शिक्षा पाई है, देश में जो शिक्षित वर्ग है, जो शिक्षा पाकर के जो देश के डेमोक्रेसी और संविधान की जो व्याख्या उसने पढ़ी है और समझी है,
उसके लिए तो मतदाता स्वतंत्र होना चाहिए, उसे किसी तरह कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए कि जो मतदाता आपका 18 साल से ऊपर की उम्र का जब वोट देता है तो उसमें समझ है और वो अपनी प्राथमिकताओं आधार पर सरकार चुनने का उसका अधिकार है। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरह का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो उनका प्रचंड शिविर अभी माउंट आबू चल रहा है, उनकी 3 बातें प्रमुख हैं। उसमें कहते हैं कि एक तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, दूसरी बात वो कहते हैं कि हम पन्ना प्रमुख के माध्यम से बूथ मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करेंगे और राष्ट्रीयता का मैसेज जो है समाज को देंगे, और तीसरी बात जो कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व की बात भी करेंगे। तो अब सवाल यह है कि अगर देश में जो वर्तमान हालात में जो स्थितियां हैं, बेरोजगारी है, आप देखिए कि आज महंगाई है, ये जो प्रमुख मुद्दे हैं इसको लेकर उनके एजेंडा में कोई बात नहीं है, जबकि राष्ट्रीय समस्या में दोनों पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। अब सवाल यह है कि देश को विकास की ओर ले जाना है, ये एजेंडा रखती है तो कांग्रेस उसी एजेंडे पर चल रही है। उसका ये विश्वास है कि लोग महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं, परेशान हैं और उनकी आर्थिक जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। तो कांग्रेस आज भी से विश्वास करती है कि कांग्रेस आज भी इन महती प्राथमिकताओं के चलते देश के लोगों को समझाए, उनसे बात करे और इसी आधार पर चुनाव लड़े। वो देश की जो पारंपरिक राजनीति है उसमें देश के विकास मॉडल को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन अब जिस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आप मुझे बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में चुनाव तो डेमोक्रेसी पर चाहिए, लेकिन अमेरिकी जो शासन है उसके अनुसार एकीकृत जो उनका जो सेंट्रल प्रेसिडेंट रूल वहां होता है उस तरह से एक्ट कर रही है। तो चुनाव लड़ना एक अलग बात है, शासन चलाने की जो उनकी प्रक्रिया दूसरी बात है। शासन तंत्र जो है वो लोकतांत्रिक नहीं है। लेकिन प्रदीप जी, मेरा एक सवाल है, प्रदीप जी मेरा सवाल ये है, चुनौती आपके सामने ज्यादा है। चुनौती इस मायने में है कि एक तो आप लोग ये जो 1998 से सिलसिला चला है कि एक बार आप, एक बार हम, एक बार आप, एक बार हम, उसको तोड़ना। दूसरा, अपोजिशन में है बीजेपी। बीजेपी के लिए अब ये कहा जाता है कि वर्तमान जो नेतृत्व और जो रणनीतिकार हैं वो कार्यकर्ता को कभी बैठने नहीं देते हैं, वो किसी न किसी माध्यम से। और बैठने की सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमारे यहाँ देश में लोकतंत्र का उत्सव कुछ ज्यादा ही मनाया जाता है। कभी सरपंच के चुनाव हैं, कभी आपके जिला परिषद के चुनाव हैं, कभी निकाय के चुनाव हैं, फिर कहीं बाई इलेक्शन है। तो ये आज आप देखें कि कुछ ना कुछ इलेक्शन का मसाला हमारे यहाँ पे हर राज्य में होता ही होता है। पार्टियां ये देख के चलती है कि हम उसकी तैयारी करनी है। आपके सामने चुनौती ये है कि वो चाहे हिंदुत्व के मुद्दे पे बीजेपी तैयारी कर रही हो, राष्ट्रवाद के नाम पे कर रही हो, मोदी जी के चेहरे के नाम पे कर रही हो, उनका अपना एजेंडा है। चुनौती आप लोगों के सामने बड़ी है, आप सत्ता में रिपीट कैसे हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस को आज अपनी बात रखने के लिए, अभी तो आप सरकार में हैं, कई जगह जूझना पड़ रहा है, क्योंकि आप 2 राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार है। और ठीक है, 2 से आज बीजेपी 302 तक भी पहुंच गई है, वो एक अलग बात है। लेकिन चुनौती की मैं बात कर रहा हूं आपसे कि राजस्थान में जिन एजेंडों को जो बीजेपी अपने आप में कह रही है और अब सबके सामने भी है, वो चैलेंज आपके सामने है, आप इसका काउंटर क्या करेंगे? चुनाव तो सामने है, बीजेपी पूरी तरह से चुनावी तैयारी में भी है। योगेंद्र जी, मेरा आपको स्पष्ट कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो नई व्याख्या तैयार कर रही है राजनीति की, उसी के लिए उनको प्रयोग करने पड़ रहे हैं। आप समझिए इस बात को, मेरे कहने का बात का तात्पर्य यह है कि हम लोकतांत्रिक और हमारी जो हमारी प्रैक्टिस में जो राजनीति है, हम आज भी मतदाता में विश्वास करते हैं कि मतदाता इस बात को समझता है कि उसकी आवश्यकताएं क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसकी प्राथमिकताएं क्या है, हम उसमें विश्वास करते हैं। और हम आज भी, अगर हमने इस देश में 70 साल अगर शासन चलाया है, तो हमारा आज भी अनुभव है कि मतदाता हमारी प्राथमिकता में आज भी सबसे पहले है। अगर प्राथमिकता में हम उसके अंदर नहीं है और भाजपा को चुन रहा है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम शासन से बाहर है, ये भी हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम आज भी मतदाता को प्राथमिकता में रखकर उसकी भावना के अनुरूप हम काम करना चाहते हैं। सवाल यह है कि आप जब भी कोई नया काम करेंगे, नए सिस्टम को डेवलप करेंगे, तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी यही कर रही है। आप मुझे बताइए, हिंदुत्व की बात को लेकर समाज को बांटने की राजनीति तो कभी न तो संविधान में है, लोकतंत्र में है, और ना ही हमने बांटा। तो हमने 70 साल राज किया, तो हमें समाज को बांटने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। हमने सबको एक साथ लेकर, हमने इस बात को लेकर के देश को आगे बढ़ाया। अब सवाल यह कि अगर आप समाज को तोड़ के तो सांप्रदायिक उन्माद को फैलाकर अगर देश पे राज करना चाहते हैं, तो उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप जो कर रहे हैं वो इसीलिए करने पड़ रहे हैं कि आप
समाज को बांटकर राजनीति करना चाहते हैं, हम समाज को एक साथ रखकर राजनीति करना चाहते हैं। बेसिक फर्क यही है योगेंद्र जी। तो प्रदीप जी, कुल मिलाकर के आपका ये कहना है कि सबका साथ सबका विकास, ये तो स्लोगन आपका है। हम तो कहते हैं ना, समाज नहीं, देश का हर नागरिक समाज को, हम उसके साथ चलने को तैयार हैं और उसकी जो संवैधानिक। मुकेश जी जवाब देंगे इसका। मुकेश जी, लेकिन जिस तरह का प्रयोग कर रहे हैं, मुकेश जी, आपके राष्ट्रवाद को कांग्रेस छदम राष्ट्रवाद बताती है और तुष्टीकरण की राजनीति का मैं कई बार कांग्रेस के नेताओं से पूछता भी हूं और इस बात के लिए वो कहते भी हैं कि तुष्टीकरण शब्द रटा हुआ है केवल बीजेपी के। उसकी डेफिनेशन पता नहीं है कि तुष्टीकरण आया कैसे बीच में। तुष्टीकरण तो जब हो कि जब किसी से द्वेषता की बात, तो हम धर्मनिरपेक्षता का जो हमारा पथ है अगर उससे हम भ्रष्ट हो रहे हो तो तुष्टीकरण का सवाल मेरा इस वजह से है कि बीजेपी के तमाम नेताओं के स्पीच में तुष्टीकरण का वर्ड आजकल अक्सर दिखाई देता है। भाई कांग्रेस की तैयारी क्या रहती है इसमें मुझे पता नहीं है, लेकिन आपकी तैयारी तुष्टीकरण को अच्छे से है। और अभी जो कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, तो कायदे से एजेंडा हमारा, वो तो बीजेपी उस पे मोहर लगा रही है अपनी। देखिए, मैं प्रदीप जी को बड़े गौर से सुन रहा था और इन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी पर। आपने पहला प्रश्न मेरे से तुष्टीकरण का किया है। तुष्टीकरण का मायने ये है कि भारतीय जनता पार्टी का, हमारी जो निष्ठा है वो सर्वधर्म समभाव की है। हमारा ये कहना है कि सभी धर्मों का समान आदर हो, सभी धर्म को इस देश में समान रूप से माना जाए। दुर्भाग्य से जब से कांग्रेस सत्ता में रही, अगर मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, अगर आप आजादी के बाद से ही बात करें तो इस देश का बंटवारा ही आपने, कांग्रेस ने धर्म के आधार पर किया था। इस देश का जो बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान जब बना तो वो इस्लामिक देश बना। जब आपने धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा कर दिया, तो मैं ये मानता हूं प्रदीप जी जैसे विद्वान आदमी को इस पर अध्ययन करके शायद कभी ऐसा आरोप हम पर नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात, ये तुष्टीकरण की बात करते हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अभी हाल ही में अजमेर का। अजमेर में एक अपराधी को, जिसने सोशल मीडिया पर अपराध किया, उसको पुलिस पकड़ने जाती है और पुलिस पकड़ के साथ में ये भी उसको कहती है कि भाई तू ये बोल मैं नशे में हूं इसलिए तू बच जाएगा। इससे बड़ा कोई तुष्टीकरण का तरीका नहीं हो सकता कि प्रशासन और पुलिस उसको किस तरीके से बचाने का प्रयास कर रही है। देखिए, जो घटनाएं बढ़ी है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं और उसको मैं आपको प्रमाणित भी करूंगा कि ये तुष्टीकरण के कारण बढ़ती है। जब हम अगर सबका बराबर का आदर करेंगे, सजा सबको बराबर की मिलेगी, चाहे वो, लेकिन इस आधार पर तो आप नहीं कर सकते कि अगर मेरे को किसी धर्म विशेष के लोगों के वोट मिलते हैं या किसी धर्म विशेष के लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलते हैं, तो हम उस ये आधार पर अगर उसको वो देवे महत्व देना शुरू कर देंगे तो उसको तुष्टीकरण कहा जाता है। और उसके तुष्टीकरण के एक नहीं, ऐसे बहुत से उदाहरण आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा। जब हम पहले राजस्थान में जब बात किया करते थे तो अपराध की जब कोई बात आती थी, कोई बदमाशी की, गुंडागिर्दी की, लूट की, बलात्कार की, अपराधों की कोई बात आती थी तो हम यूपी का उदाहरण दिया करते थे। हम कहते थे कि नहीं, ये यूपी थोड़ा ना है, ये राजस्थान है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। लेकिन आज क्या हुआ, यूपी में जब योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, आज यूपी की स्थिति ये है कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर का सारे राज्य उदाहरण देने लग गए। उन्होंने सबको समान समझा, सबको बराबर समझा। उनकी निगाह में कोई भी है उसको ये परमिशन नहीं दी गई। मैं आपको बड़े जिम्मेवारी के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूं, और प्रदीप जी आप इस बात की पुष्टि करें, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, आप पुष्टि करें। इनके एक विधायक ने, और आपको तो मालूम होगा पुष्टि करने की जरूरत ही नहीं है, एक विधायक, इनके अमीन कागजी में नाम लेकर बोल रहा हूं, उन विधायक ने ये तक कह दिया कि हमारे धर्म के ही डॉक्टर लगने चाहिए गणगौरी बाजार के चिकित्सालय में। आप बताइए मैं गलत बोल रहा हूं क्या? आप क्षेत्र विशेष में जाइए, जयपुर के में कभी नहीं गए हो तो मेरे साथ चलिए, वहां पर पुलिस वाला चालान नहीं काट सकता। इन सब चीजों को श्रीमान जी तुष्टीकरण कहा जाता है। तुष्टीकरण उसको नहीं कहते। मेन एजेंडा रहेगा चुनाव में जी, यही मेन एजेंडा रहेगा चुनाव में। नहीं, अरे आपने मेरे से प्रश्न किया, मैं तो, हमारा मेन एजेंडा नहीं है। हमारा मेन, अगर आप एजेंडा पूछ रहे हैं तो वो प्रश्न कीजिए। आपने तुष्टीकरण पूछा तो मैं प्रदीप जी को आईना दिखा रहा था कि किस प्रकार से तुष्टीकरण करते हैं। अब आप आइए, हम किस आधार पर चुनाव पे बात कर रहा हूँ। चुनावी मोड पे इतनी जल्दी राजनीतिक दलों को इतनी जल्दी है, पब्लिक तैयार नहीं है अभी चुनाव के लिए। मैं तो, मेरा एजेंडा ये है कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो तैयारी जिस तरह से दिखाई दे रही है उसमें ये लगता है कि
2023 बिल्कुल मुट्ठी में पैक होने वाला और छुटकना नहीं चाहिए किसी के भी हाथ से। पब्लिक उसके लिए तैयार नहीं है। अभी पब्लिक को चिंता है अपनी रोजी की, रोटी की, कैसे उसकी फसल कटेगी, बरसात आएगी नहीं आएगी, बच्चों के एडमिशन कैसे होंगे, कोरोना काल से जो बाहर निकले हैं उसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, उससे हम कैसे निपटेंगे, उनकी चिंता ये है। राजनीतिक दलों की चिंता ये है कि 2023 के अंदर शपथ कौन लेगा, हम लेंगे कि सामने वाला लेगा, उनकी चिंता ये है। तो इतनी जल्दी क्या मच रही है? पब्लिक का सवाल है कि इतनी जल्दी क्यों है राजनीतिक दलों को? देखिए, एक राजनीतिक दल के नाते मैं ये कह सकता हूं कि जो राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता होता है वो हमेशा संगठन के लिए कार्य करता है। और अभी आपने स्वयं ने इस बात को माना कि 5 साल में कोई ना कोई चुनाव चलते रहते हैं, कभी नगर परिषद के, कभी नगर निकायों के, कभी पंचायत समिति के, कभी जिला परिषद के, कभी उपचुनाव आ जाते हैं, कभी ये तो चुनाव लगभग अगर हम देखें तो करीब करीब 5 साल में हर साल कोई साल ही शायद ऐसा होता होगा जिस वर्ष में कोई चुनाव नहीं हो, लगातार चुनाव चलते रहते हैं। तो ये तो एक प्रक्रिया है और चुनाव के लिए पार्टी का कार्यकर्ता तैयार रहता है और रहना भी चाहिए। आपने एक बात कही कि अभी महंगाई की और रोजगार की चिंता है। रोजगार की अगर हम बात करें तो आपको भी जानकारी है और प्रदीप जी को है, हम अव्वल स्तर पर है राजस्थान बेरोजगारी में। आप महंगाई की जब बात करते हैं, महंगाई की, तो महंगाई की पेट्रोल और डीजल, आप बार बार केंद्र सरकार पर आरोप लगते हैं, श्रीमान जी राजस्थान सब में महंगे प्रदेशों में है पेट्रोल डीजल में। तो आपको जहां राहत देने की बात आती है ना, वहां तो आप देंगे नहीं, क्योंकि आप राजस्थान सरकार में, आपको तो केंद्र सरकार पर आरोप लगाना है। तो आप तो कुछ करिए, आपका लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? मैं वापस आ रहा हूँ सर, वापस आ रहा हूँ मुकेश जी, वापस आ रहा हूँ। मैं ओम जी के पास जाना चाहूंगा। ओम जी खैर राजनीतिक दल कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, देखिए उनका अपना काम है, वो जिस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, बेशक कोई कहे ये भी कि नहीं हमारा राजनीति में केवल मकसद सत्ता पाना नहीं है, मुझे लगता है कि ये सब एक सफेद झूठ की तरह होता है और होना भी चाहिए कि क्यों नहीं होता है। राजनीतिक दल आए, सत्ता प्राप्ति बिल्कुल वो एक माध्यम है, वो भी सेवा का, और होती भी है। अक्सर किसी पार्टी से पूछ लीजिए कि नहीं चुनाव लड़ना और केवल बस सरकार पाना ही हमारा मकसद नहीं है। मकसद मूल वही है, हर दल का होता है, इसमें कोई गुनाह भी नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों स्वीकार नहीं करते हैं। एजेंडा वहीं से शुरू होता है कि सरकार कैसे मिलेगी। अभी मैंने जैसे दोनों हमारे साथी जुड़े हुए हैं बीजेपी कांग्रेस से, मैं ये इस वजह से कह रहा हूं, मैंने माफ करिएगा आप लोगों से थोड़ा सा मुझे गाइडलाइन मिलती है। मैं जब डिबेट में बैठता हूं तो अक्सर रैंडमली कहीं किसी क्षेत्र में मैं बात करने की कोशिश करता हूं। बहुत सारे लोगों के डेटाबेस हैं हमारे पास में, उनके फोन नंबर सब हैं, कुछ उठाते कुछ नहीं उठाते हैं। हम जब भी कहीं जाते हैं, कहीं बैठते हैं दुकान पे, किसी पे भी पूरे प्रदेश में, वहां लोगों से अलग कैटेगरी के लोगों के नंबर भी लेते हैं, से बात करते हैं। मैंने पूछा आज 17 लोगों से कि क्या राजस्थान में अभी चुनाव हो, तो माफ करिएगा चोमू के एक हीरा लाल जी, उनका साफ कहना था कह रहे वैसा मरवाओगे क्या? तो मैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप कि साहब चुनाव होने का मतलब होता है कि चुनाव होने के साथ ही एक बार तो मान के चलिए कि मानसिक रूप से तैयार रहते हैं, साल भर तो आपको महंगाई की यातना भुगतनी पड़ेगी। कहा जाता है कि तो साहब अब डेवलपमेंट के नाम पर ये तो करना ही पड़ेगा। वो पढ़े लिखे सज्जन थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे। मैंने 17 लोगों से बात की, डूंगरपुर के बिछीवाड़ा से भी मैंने फोन पे बात की है, अलग अलग जगह में, धौलपुर के बाड़ी में भी बात की कि राजनीतिक दलों को लेके क्या कहना है साहब, इनका अपना एजेंडा है लेकिन पब्लिक चुनाव के लिए तैयार नहीं है। तो मैं ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा, जो दर्शक देख रहे हैं उनके मैंने नाम भी कोट किए हैं बाकायदा। तो क्या लगता है कि पब्लिक तैयार नहीं, लेकिन राजनीतिक दल, समय कम है राजनीतिक दलों के पास में कि नवंबर 23 से पहले इतना वक्त नहीं मिल पाएगा? नागरिक का सोचना और अपने परिवार के बारे में और अपने समाज के बारे में पहले सोचता है, उसके बाद में अपने प्रदेश के बारे में और देश के बारे में सोचता है। हमारा जो सामान्य नागरिक है वो इस वक्त ऐसे संकट की दौर से गुजर रहा है जिसको कि एक राजनीतिक दल जिसको बहुत बड़ी क्या कहते हैं परेशानी का विषय मानते हैं, दूसरा राजनीतिक दल उसको मानता ही नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, ये ऐसे शब्द हैं जो पिछले 10 बरस में हम खूब देखते रहे। जिस तरीके से अफलातूनी सारे इकोनॉमिक्स के जो सारे स्टेप्स लिए आर्थिक व्यवस्था के, वो अपने आप में आज सब आलोचना कर रहे हैं। आपकी नोटबंदी हो, आपका दूसरा जो नोटों की छपाई हो, ये सब करने कराने की, तो इन पे जो लोगों का ध्यान जाता है, उससे ध्यान हटाने के लिए जो घटनाएं घटती हैं वो अपने आप में बड़े परेशान करने वाली है। पहले इन घटनाओं
होता नहीं था। जो मुद्दा बना हुआ है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, सिलेंडर का क्या भाव हो गया, अनाज का क्या भाव हो गया, सब्जी किस भाव मिल रही है, तेल किस भाव मिल रहा है, लड़के की एडमिशन की फीस क्या हो रही है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना पैसा, इतना पैसा लाएं कहां से, ये सवाल होता था। अब वो सब बातें घूम करके आती है कि अगर हमारा संप्रदाय ही नहीं रहेगा, हमारे संप्रदाय का जो वजूद बढ़ रहा है, जिसका दबदबा बढ़ रहा है, तो हमें ये सब भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये अवचेतन में चल रहा है, जिसको कि राजनेता बड़ी शातिरी से इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही चेतना आती है, कुछ होने का सिलसिला होता है, जैसे किसानों का सिलसिला बना, देखिए दिल्ली को घेर के बैठे रहे किसान, एक अपने आप में प्रभावी समुदाय बना, सब प्रभावी संगठन बना, जो जवाब मांगता रहा, और झक मार के वो तीनों जो कानून बने थे उनको रद्द करने पड़े। तो ये अपने आप में चेतावनियां हैं। अब आप सत्ता हासिल कर लीजिए, लेकिन आप इससे समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो सूत्र निकला बहुसंख्यकवाद का, बड़ा खतरनाक सूत्र है, और इससे मुक्त, जिसको कि हमारे यहाँ बहुत मुश्किल से हमारे संविधान के निर्माताओं ने, हमारी प्रारंभिक प्रगतिशील ताकतों ने बन के बनाया, जिसमें जातिवाद का नष्ट किया, संप्रदायवाद को नष्ट किया, उसको पुनः स्थापित कर रहे हैं। आजकल तो राजघरानों के लोग कहलाते हैं सवा, तो आप अखबारों के पेज देख लीजिए, कैसे उनको वापस सम्मान दिया जाना लगा, उनको महाराज और राजकुमारी और महारानी कहा जाने लगा, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि उनको ये संबोधन नहीं होगा। ये हो रहा है, ये किया जा रहा है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको अगर आप, इनके जो प्रभाव पड़ रहे हैं, उसने नागरिक को मजबूर कर दिया है कि उस भीड़ की तरह से चला जाए, जिसमें कि बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक जिसे कहा जाता है। इससे बचने की जरूरत है, और उन मुद्दों पर चर्चा होने की आवश्यकता है जो पूरे देश के मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे खाने पीने की चीजों का सिलसिला हो। वरना देखिए, आज चर्चा हो रही है पूरी दुनिया के अंदर कि जो हाल हमने श्रीलंका में देखा है, तो ये खामोशी उस तरीके से ब्लास्ट ना हो जाए। तो ये राजनेता जो इस वक्त अपने दलों की वकालत कर रहे हैं, इनको देखना चाहिए उस तरीके से कि ये जो नादान आदमी है, जो इस तरीके से बिखरा हुआ है, कभी भी एकजुट हो गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि जो संजीदा राजनेता है, उनको इस पे खासतौर से गौर करना चाहिए, और हमारी जिम्मेवारी तो बनती है कि हम बताएं कि देखिए ऐसा, इन समस्याओं को आप निपटाने के लिए रास्ता निकालिए। खामखा राजस्थान में ये हो रहा है और वहां नहीं हो रहा, और टांगे तोड़ दी लोगों की, घुटने तोड़ दिए, हमने देखे हैं। यूपी में जिसकी वकालत कर रहे हैं, मेरे को आश्चर्य हो रहा है। देखिए, हम लोग पहले हुआ करता था, किसी का भी ख्याल नहीं करते थे, चाहे वो बंगाल में हो रहा हो, चाहे यूपी में हो रहा हो, चाहे राजस्थान में हो रहा, अगर अन्याय हो रहा है तो अन्याय के लिए बोलते थे। अब हमारे यहाँ अन्याय नहीं हो रहा, वहां अन्याय हो रहा है। हमारे यहाँ बेहतर है, वहां नहीं, बेहतर नहीं है। ये जो बात करने का सिलसिला और वर्णन करने का सिलसिला चला, ये बड़ा खतरनाक है। इससे बचना होगा इन पॉलिटिकल पार्टीज को, खासतौर से हम जो राजस्थान में लोग रह रहे हैं, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कैसे कहा जा सकता है कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का आजकल कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनीतिक दल, उनकी आइडियोलॉजी नहीं बची हुई है। और ये मान लेना चाहिए, आइडियोलॉजी नहीं बची हुई है। मूल धारणा जो है, जिस मकसद और जिस कॉन्सेप्ट को लेकर के राजनीतिक दल का गठन किया गया, किसी का भी नहीं है। ये सब तो मुझे लगता है कि विलुप्त होती आइडियोलॉजी जो है वो प्रजाति हो गई है कि विलुप्त होती है। अब उसको कैसे लुप्त होती है, कई बार कई चीजों को हम लाने की कोशिश करते हैं, कोई ले आए तो कोई बिरला होगा, बाकी है नहीं, किसी भी राजनीतिक दल में नहीं है। मूल पार्टी की अवधारणा, मूल पार्टी का कोर वर्कर सब गौन हो गया। वो थोड़ी उनकी अपनी मजबूरी है, मजबूरी उन लोगों की, प्रदीप चतुर्वेदी हो चाहे मुकेश पारिक हो, इनकी मजबूरी नहीं कहूंगा, एक इनका पैशन है कि जल तक है, चलिए दूसरी जगह भी क्या, ठीक है, पार्टी की सेवा ही सही है, जितना हम कर सकते हैं। ये वो वर्कर्स में से हैं। बाकी आप ऊपर देख लिए नजरिया, तागी हो चाहे बागी हो, सुप्रीम कोर्ट कह चुका, कितने लोगों ने लिख चुके, लेकिन एक जिताऊ कैंडिडेट नाम की एक चिड़िया होती है कि जीतने वाला, वो दागी हो चाहे बागी हो, उसको टिकट देना है। ये एक एजेंडा रह गया है। कितनी कवायद की जाती है, मुझे बड़ी रोचक बात लगती है, मैं नाम नहीं गिनाना चाहूंगा, दोनों ही पार्टियों के अंदर पार्टी बाद में ज्वाइन होती है, सिंबल पहले दे दिया जाता है कि अगर भरोसा नहीं तो ये सिंबल रखो, साइन के साथ में आप नामांकन कर दो, अब तो पार्टी ज्वाइन कर लो। फिर 10 दिन पहले एक ही सभा से गालियां देते हैं एक पार्टी को, माफ करिएगा, गाली का मतलब है कि उस पार्टी को कोसने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद में बिना चुनाव जीते विक्ट्री साइन में बाहर निकलते हैं कि देखो टिकट तो ले लिया हमने, अब आगे क्या होगा पता नहीं। उसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि आम कार्यकर्ता की क्या पीड़ा होती होगी। लेकिन फिर भी चलिए, चुनाव के लेकर मैं सैल्यूट करना चाहूंगा पार्टियों के उन वर्कर्स को, इतना कुछ होने के बावजूद भी
उफ नी नी करते हैं और अपने लिए तैयार रहते हैं कि हाँ ठीक है चुनाव है, अभी पार्टी के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। इस मॉडल का भी कभी कुछ होगा? कभी राजनीतिक दल कोशिश करते हैं कि हाँ जिन अरमानों को हम कुचल करके और पहुंच रहे हैं उसका क्या होगा? कभी बताया जाता है कार्यकर्ता को बस से उसकी जिद और जुनून पैदा करते रहो कि ठीक है एक अफीम ऐसा खिलाते रहो उसको कि नहीं बस केवल आइडियोलॉजी और हमारी पार्टी के अलावा कुछ भी नहीं है, उसका नशा मत उतरने दो। आप ठीक कह रहे हैं योगेंद्र जी, लेकिन ये जो सच है वो सच है, सामने है, और ये अच्छा नहीं है। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, इस देश के नागरिक के हितों के लिए अच्छा नहीं है। ये एक बुराई है जिसको कि निपटना चाहिए, और हमने आइडेंटिफाई की हुई है। देखिए, लिखने वाले, पढ़ने वाले पत्रकारों ने ये सारा आइडेंटिफाई किया हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब कहने के बावजूद अगर कोई नहीं मानता है, और साथ साथ में मतलब जिस तरह का गठबंधन बन गया है सत्ता प्राप्त करने के लिए, जैसा मॉडल बन गया है, वो बड़ा खतरनाक है और उससे बचने की चेष्टा होनी चाहिए। बहरहाल ये सही है कि अगर ये जो 1.5 साल का वक्त है, इस 1.5 साल के वक्त में अगर थोड़े से भी ये लोग इधर वाले या उधर वाले लूज हो गए तो परंपराओं में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। शासन इनका होगा या शासन उनका होगा। तो ऐसी स्थिति में इनको ये सलाह तो नहीं दे सकते कि आप खामोश रहिए और हमारी तरफ से विचार कीजिए। विचार नहीं करेंगे, ये तो उसी रास्ते पे चलेंगे जहां पर माउंट आबू बता रहा है या जो जयपुर बताएगा, उसी रास्ते पे चलेंगे और वैसी भाषा बोलेंगे। लेकिन दिल ही दिल में जानते हैं ठीक से कि मर्ज क्या है और इलाज क्या है। मर्ज और इलाज दोनों जानते हैं, कांग्रेस के वर्कर्स भी जानते हैं और बीजेपी के वर्कर्स भी जानते हैं। लेकिन नेताओं ने जिस तरह का सारा सिलसिला बना लिया है, उससे निकलना बहुत मुश्किल काम है। और हम ये सलाह भी नहीं देंगे कि हमारे कहने से आप निकल जाएं, लेकिन समझ तो लें। ये कहेंगे कि समझ लें और समझा दें लोगों को। अगर आप समझा देंगे तो बहुत बड़ी सेवा होगी देश की। प्रदीप जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, आप चुनावी तैयारी तो करिए, मेरा एक सुझाव है और मुझे लगता है कि आपके रणनीतिकार इस सुझाव के साथ में शायद हो सकता है कि आप लोग अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आप लोगों को तो एक चुनावी तैयारी के साथ साथ एक काम और करना होगा कि आप ऐसे कैंडिडेट ढूंढ पाएंगे जो वास्तव में 5 साल तक टिके रहें। ये भी बड़ी चिंता की बात है। सवाल योगेंद्र जी पार्टी के कैंडिडेट का नहीं है। सवाल यह है कि अगर राजनीतिक सिस्टम में आप कुछ प्रयोग कर रहे हैं और डेमोक्रेसी जो सिस्टम एस्टेब्लिश्ड है, संविधान में जो चीजें बनाई हुई हैं, आप उनको अलग करके अगर नया अपना कुछ एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो कैंडिडेट महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसकी नीति। आप मुझे बताइए कि भाजपा ने, इससे देश में कभी पहले नहीं हुआ, भाजपा ने कर्नाटक में विधायकों को इस्तीफा करा करके चुनाव कराए। जो अभी आप बात कह रहे थे कि जो आम लोग हैं देश के, वो चुनाव से डरते हैं। डरने का कारण उनका यह है कि चुनाव, उनको समझ में आता है कि चुनाव होंगे तो महंगाई बढ़ेगी, और ये उनकी बातों से ही परिलक्षित हुआ जो आपने भी कहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि देश का आम आदमी चुनाव से इसलिए डरता है कि वो आगे आने वाले समय में महंगाई उसको झेलनी होगी। आप मुझे बताइए, इस देश में इस तरह के जिस तरह की प्रैक्टिस हुई है वो अभूतपूर्व है। आज देश में केंद्रीय सरकार ने बंगाल में और महाराष्ट्र में केंद्रीय सुरक्षा दी है विधायकों को। आप मुझे बताइए कि उस सुरक्षा का पैसा, मैं राजस्थान में रहता हूं, उसका भागीदार मैं क्यों हूं? आप मुझे बताइए कि उनको सुरक्षा देकर केंद्र सरकार ने किस तरह की राजनीति करने की चेष्टा की है? आप वो काम कर रहे हैं श्रीलंका में। जब अभी ओम सैनी जी ने कहा कि जिस तरह का लोगों में द्वेष फैला है, ये विद्वेष मेरे मन में भी है, मैं एक आम आदमी भी हूं, उसके बाद में पार्टी संबद्ध हूं। मेरे मन में इस बात की बहुत और ये फीलिंग है कि मैं उस पैसे को मैं क्यों भोगूं। और आपके बंगाल की राजनीति में सुरक्षा एमएलए को मिलता है, उसका पैसा मैं क्यों? योगेंद्र जी, ये बड़ी बात है। और आज का मतदाता बात को लेकर मैं बैठा है, लेकिन आप चिंतित रहे, इस बार के चुनाव में मतदाता बोल नहीं रहा है, लेकिन समय आने दीजिए। मैं फिर कहता हूं आपसे, केंद्र में सरकार भले ही चल रही है, लेकिन प्रदेशों में आप देखेंगे कि लोग प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियों को ही प्राथमिकता देंगे और वहां पर गैर बात, ये मेरा विश्वास। मुकेश जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। चलिए, अपना अपना एजेंडा है, तैयारी जो आप लोगों की चल रही है अभी, जैसे प्रशिक्षण शिविर दिया जा रहा है, माइक्रो मैनेजमेंट होगा, ये सारी चीजें सतीश जी से जब बात भी हुई तो बताया भी गया और अक्सर ये बात आती भी है सामने। पन्ना प्रमुख आप लोग बना रहे हैं सारी, तो ये जो तैयारी है इसको अभी क्या आगे क्या रहेगा रूट लाइन? इसको ब्लॉक स्तर पे लेके जाएंगे? देखिए, ये ब्लॉक में पन्ना प्रमुख तो बिल्कुल हमारी एक नीचे की कड़ी हो गई। पन्ना प्रमुख है, बूथ प्रमुख है, तो ये बूथ स्तर पर, और वो एक हमारा संगठनात्मक ढांचा है जो लगातार कार्यरत है। और
काम करता रहता है, जनता से हमारा सीधा जुड़ाव रहता है, ग्रास रूट पर हम सब लोगों से जुड़े रहें, सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों का उन तक लाभ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, जो लाभार्थी हैं उनसे मिले, जिनको लाभ नहीं मिल रहा है और जो उसके योग्य हैं उनके लिए हम कार्य करें। तो ये तो हमारी एक निरंतर प्रक्रिया है संगठनात्मक। देखिए, हम किसी प्रदेश में सत्ता में रहे या नहीं रहे, उससे हमारे संगठन के कार्यों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। संगठन के हमारे कार्यों की एक निरंतरता है। संगठन में कार्य करने वाले हमारे सब लोग निरंतर किसी संगठन से संबंधित जो भी हमारे, चाहे कोई केंद्र का कार्यक्रम तय हो, चाहे हमारा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम तय हो, वो हमारा लगातार चलता रहता है। देखिए, अभी मैं प्रदीप जी ने एक बात कही, मैं थोड़ा उसका जवाब देना चाहूंगा। अभी प्रदीप जी ने कहा कि वहां के विधायक और उस दूसरे स्टेट वाले उसका खर्चा क्यों भुगते। आप भूल जाते हैं मध्य प्रदेश के विधायकों का राजस्थान में क्यों खर्चा भुगता, शायद आप भूल गए। आपके और भी जब कई बार हुआ भी आपकी राजस्थान में सरकार है, मैं तो ये भी कह दूं, हालांकि मैं कहना नहीं चाहता, इस डिबेट में भी नहीं जाना चाहता, आपने कोई भी यहाँ कार्यक्रम करते हैं तो राजस्थान में ही क्यों करते हैं, ऐसा नहीं होता श्रीमान जी। होता ये है कि ये आपकी पार्टी में नेतृत्व क्षमता जो है वो क्षीण हो गई है। आप इस बात को स्वीकार करें। आपके आज गोवा में क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी किसी के पास नहीं गई। आपके मध्य प्रदेश के आपके लोकप्रिय नेता ने आपकी पार्टी क्यों छोड़ी, हम नहीं गए। आपके सचिन पायलट जी जो अभी आपकी पार्टी में है, उस समय तात्कालिक अध्यक्ष थे प्रदेश के और उप मुख्यमंत्री थे, वो क्यों आपके विधायकों को लेकर दिल्ली होटल में चले गए। देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी को अपने नेतृत्व पर विचार करना चाहिए। नेतृत्व क्षमता आपकी कमजोर हुई है। वो तो सही बात है, लेकिन चुनाव में क्या असर पड़ेगा इसका? चुनाव में देखिए, चुनाव में आप अपनी तैयारी, चुनाव में देश की जनता को मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास है। आज हमारी राजस्थान में एक बार बताइए सर, राजस्थान की बात करें, राजस्थान में लंबे समय तक आप लोगों की सरकार रही। यहाँ पे भैरव सिंह शेखावत जी का भी अपना उनका रहा, अंत्योदय योजना उन्होंने चालू की, जिसका वास्तव में बहुत इफेक्टिव रहा। उस योजना को आज भी कांग्रेस भी खत्म नहीं कर रही है, मान के चलते हैं ये लोग भी उसको। जैसे आप नरेगा को मानते हैं, बेशक का हो चाहे कुछ भी, लेकिन नरेगा को आप लोगों को भी मानना पड़ता है कि पब्लिक की डिमांड है वो। वसुंधरा राजे जी का 2 कार्यकाल रहे अभी भी, लेकिन तैयारी जो मैं देख पा रहा हूं, अभी मैं स्पीच सुन रहा था दिया कुमारी का, अर्जुन मेघवाल जी का, जो कटिंग्स आ रही थी उसमें वो केवल फेस नरेंद्र मोदी जी का। तो ये भी एक तैयारी का पार्ट है। लेकिन राजस्थान में क्यों नहीं, आपकी सरकारें रही है ना, भैरव सिंह शेखावत की सरकार का आप जिक्र करते हैं, अभी भी आपने भी कहा कि मजबूत नेतृत्व और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां तक गई कि नहीं गई। अरे सर, आप ये बताइए कि जो बेनिफिशरीज स्टेट गवर्नमेंट के हैं, आप वो भी तो ऑपरेशन कर सकते हैं कि उनको बेनिफिट मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। वो भी तो आपकी सेवा है कि उसको दिलवा सके। या वसुंधरा राजे की जो योजनाएं थी या भैरव सिंह शेखावत की जो योजनाएं थी, उनको सरकार अगर लागू करती है तो क्या बेनिफिट होता है। मैं कभी जिक्र नहीं सुनता। बीजेपी के एक नई रणनीति का हिस्सा माने कि दोनों नेताओं का जिक्र ही मत करो, सिर्फ मोदी जी इस समय चल रहे हैं तो मोदी जी का ही जिक्र करो बस। योगेंद्र जी, ऐसा नहीं है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और इस बात को स्वीकार आपको या किसी को भी करने में कोई वो नहीं होना चाहिए परहेज की। आज दुनिया में जिस प्रकार से हमारे भारत देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ा है, उसमें नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के बाद उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। मैं तो इस वजह से सर, मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि स्टेट इलेक्शन है, जो कैंपेन होगा वो स्टेट का कैंपेन होगा। वो G7 G20 से मतलब नहीं होगा यहाँ पे लोगों को। यहाँ के लोगों को मतलब होगा कि यहाँ पे मेरे यहाँ पे बरसात के दरमियान ड्रेनेज सिस्टम का क्या हुआ, जो स्मार्ट सिटी का पैसा आया था उसका क्या हो रहा है, स्कूलों की क्या पोजीशन है, यहाँ पे जो खाद्यान्न के लिए जो योजनाएं बनी हुई है वो हो रही है कि नहीं हो रही है, चिरंजीवी योजना की घोषणा हुई उसकी पोजीशन क्या है, सड़कों में गड्ढे कहीं करप्शन की भेंट तो नहीं चढ़ गए। यहाँ सवाल सर ये है, मोदी जी भरने आ रहे हैं उनको, लेकिन मैं तो देखिए आपकी रणनीति है, मैं उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करूंगा। जिस भी व्यक्ति को जो सहजता के साथ लगता है, मेरा एग्जाम है सामने, मुझे पासबुक से सूटेबल लगता है कि नंबर इससे ज्यादा आ सकते, मैं वो पढ़ूंगा। मुझे लगता है कि मुझे नोट्स बना करके किसी दोस्त के दिए हुए वो पढ़ूं तो वो पढ़ लूंगा, मेरे बनाए हुए तो मैं वो पढ़ूंगा। टीचर ने जो पढ़ा है वो उससे पास हो सकता हूं तो मैं वो पढ़ूंगा।
तो सर ये तो टाइम अब ऐसा आ गया कि आपको एक्सरसाइज का पार्ट है। अब मोदी जी के नाम पे वोट लें, वसुंधरा जी के नाम पे वोट लें, आप भैरव सिंह जी के नाम पे वोट, वो मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ एक जानना चाह रहा हूं कि आपके पास में सरकार रही आपके यहाँ पे राजस्थान में, नहीं कह सकता। हाँ मैं योगेंद्र जी आपको वही स्मरण दिला रहा हूं, समय समय पर जब भी कांग्रेस की कोई नाकामियां रही या कांग्रेस की, तो हमने हमारी गत सरकार से उसका कंपेयर किया है। समय समय पर हमने बताया है, हमने ये कहा, एक बार ये मैंने स्वयं ने कहा है कि जयपुर में जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो द्रव्यवती नदी का जो प्रोजेक्ट था, अगर उसको प्रॉपर पूरा कर लिया जाता, उसमें जो उसको काम जारी था उसको जारी रखा जाता, तो उससे काफी कुछ आपने देखा होगा, उसकी सुंदरता भी बढ़ी। और एक जो नाले के नाम से था, आज वो एक द्रव्यवती नदी के रूप में आ रहा है। समय कम है, देखिए मैं आपको, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाह रहा हूं मुकेश जी, मैं रोकना चाह रहा हूं, आप सही कह रहे हैं। देखिए द्रव्यवती नदी का आप उदाहरण देते हैं कभी कभार, उदाहरण के नाम पे सिर्फ एक आंकड़ा आता है, मैं विधानसभा में भी देखता हूँ और यहाँ पे भी और दे दूंगा साहब, आप समय नहीं, वो आंकड़े आते हैं गिना करके टेबल के साथ में कि हमारे टाइम पे बलात्कार इतने कम हुए थे, इनके टाइम पे ये हो गए, महिला छेड़छाड़ ये हुई थी, इनके टाइम पे ये है, ये इनके साथ ये हुआ था, ये एट्रोसिटी एक्ट में हुए थे, ये, उसके अलावा कुछ नहीं होता है सर। माफ करिएगा, आप कोई स्पीच कहीं पे भी आप देख लीजिए, किसी नेता ने कोई नहीं कहता है कि हमारे टाइम पे इतनी सड़कें बनी हुई थी, इतनी स्कूल बनी हुई थी, इतने टाइम पे ये हुआ था, इतने लोगों को हमने रोजगार दिया था। बहुत कम, बहुत कम। वसुंधरा जी अपनी स्पीच में खुद कह दें तो कह दें, बाकी नहीं होती है चर्चा कहीं पे भी। तो खैर चलिए, आपका हिस्सा है ये कि मोदी जी के नाम पे अगर वोट मिल रहे हैं आपको, तो निश्चित रूप से आप वही लेंगे। कांग्रेस को लगता है कि इंदिरा गांधी के नाम पे आज अगर हमें ज्यादा वोट मिल सकते, इंदिरा गांधी का नाम लेंगे। ये सहजता है, इसमें कहीं कोई बात भी नहीं है और किसी का ऑब्जेक्शन भी नहीं हो सकता, रणनीति का हिस्सा है। खैर आने वाले दिनों में ये सब तमाम चीजें देखने को भी मिलेंगी। मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए, राजस्थान की जनता चुनावी मूड पे है नहीं है, लेकिन हमारे राजनीतिक दल जरूर चुनावी मोड में है और मोड पे होने भी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल बनते भी इसी कारण से हैं। कुछ चीजें हैं जो आगे आने वाले वक्त पे बहुत सही आएंगी, लेकिन मेरी गुजारिश है दोनों पार्टियों से कि जो कार्यकर्ता आपके लिए बहस करते हैं, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, वो केवल पार्टी के नाम पर जीते हैं और मरते हैं, उनके बारे में जरूर सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि वो सैद्धांतिक राजनीति तभी होगी, और अगर नैतिकता का पतन है तो मुझे लगता है फिर कुछ भी संभव है। जो हम दृश्य देखते हैं फिर तो अलग बात है। लेकिन चलिए, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, तैयारियां करी है, लेकिन जनता मूड में नहीं है अभी। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।